अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, पिछले सबक में हमने इंग्लिश स्पीकिंग के ताल्लुक से कुछ मशहूर और अदबी जुमले वगैरह सीखे थे जो कि हर जगह गुफ्तगू और लिखने में भी काम आते हैं। आज हम उसी का दूसरा हिस्सा पढ़ने वाले हैं जिसमें हम गुफ्तगू के मुख्तलिफ अदबी जुमले सीखने के साथ साथ मुखातब करने और किसी को पुकारने के कुछ अल्फाज भी जानने और सीखने वाले हैं। यहाँ से आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें और अच्छे से समझकर सारे अल्फाज और सारे जुमले ज़बानी याद करें, रट कर याद करें, फिर मशक करने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आपने अब तक मशक प्रैक्टिस के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसी तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपको रोज़ाना जो है वक्त पर सबक मिल जाया करे। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये किताब रहनुमाए अंग्रेजी जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसके दो हिस्से हैं। वीडियो में आपको यही किताब पढ़ाई जाती है। इसका पहला हिस्सा जो आपके सामने है इसी को जो है पढ़ाया जा रहा है। तो कई हजरात पूछ रहे थे कि आखिर ये किताब हमें कैसे मिल सकती है। तो अगर आप इंडिया में हैं तो ये किताब आपको इंडिया में कहीं भी रहते हैं वहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन ये किताब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रांची झारखंड में ही मिलेगी। इस किताब को मंगवाने के लिए जो है आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 7667635299। वैसे तो इस किताब की असल कीमत जो है दोनों हिस्सों की इज्तिमाई तौर पर मिला करके जो है 700 रुपया है असल प्रिंटेड कीमत, लेकिन ये किताब अभी आपको फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में दोनों हिस्से एक साथ मिल जाएगी, वो भी आपके एड्रेस आपके घर तक पहुंचा करके। तो आप अगर चाहते हैं ये किताब को मंगाना तो ऑर्डर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 4, सबक नंबर 4, सम लिटरेरी सेंटेंसेस पार्ट 2, कुछ अदबी जुमले दूसरा हिस्सा। चूँकि पहला हिस्सा हम पढ़ चुके हैं, ये उसी का दूसरा हिस्सा है। तो पिछले सबक में हमने बहुत से अदबी जुमले और अल्फाज सीखे, ये सबक उसी का दूसरा हिस्सा है जैसे कि हमने बताया है, लिहाजा आप पूरी तवज्जो दें और ज़बानी याद करके मशक करने की कोशिश करें। तो चलिए डायरेक्ट हम देखते हैं। अगला और 8वां है, यानी इससे पहले हम 7 पढ़ चुके हैं कि अगर कोई आपको कोई चीज़ मज़ीद लेने के लिए कहे कि और लीजिए और आप अब जो है लेना ना चाहते हो तो आप अपने अंदाज में ये ना कहें कि आई डोंट वांट टू टेक मोर, यानी बस बस मुझे और नहीं चाहिए। इससे सामने वाले हो सके बुरा मान सकते हैं। तो इसके बजाय आप कह सकते हैं, बेहतर तरीका ये है कि आप कहें नो थैंक्स, नो थैंक्स, नहीं शुक्रिया। तो इससे क्या होगा कि सामने वाला बुरा भी नहीं मानेगा और आप अपनी बात कह पाएंगे कि नहीं मुझे और नहीं चाहिए, मज़ीद नहीं चाहिए। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई लेने के लिए मेहमान ही कहीं गए हैं, दावत में ही कहीं गए हैं या किसी और जगह कोई मज़ीद लेने के लिए कहें, आप मना करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं नो थैंक्स, नहीं शुक्रिया। अगला है नवा है कि अगर कोई आपसे कोई चीज़ तलब करे, मुतालबा करे, मांगे और आप देने पर राज़ी हो जाएं तो उर्दू में आप कहेंगे ले लीजिए, लीजिए, हाँ वगैरह वगैरह। लेकिन इंग्लिश में ये ना कहे टेक इट, मतलब कह भी सकते हैं ज़रूरत पड़े याद ना हो तो, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि ये ना कहें, बल्कि इसके बजाय आप कहें विद ग्रेट प्लेजर। चूँकि हम अदबी जुमले सीख रहे हैं, बहुत ज़्यादा महज़ब सीख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मशहूर और अच्छे हैं और अदबी हैं, ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो विद ग्रेट प्लेजर यानी खुशी से ले लीजिए। यस यू आर वेलकम, कह सकते हैं यस यू आर वेलकम, बसद खुशी ज़रूर ले लीजिए, वगैरह वगैरह। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा एक इम्प्रेशन पड़ेगा, अच्छा असर जाता है। ये सब महज़ब और अदबी जुमले हैं। अगला है 10वां है कि अगर आप किसी की खिदमत या मदद करना चाहते हैं तो इंग्लिश में उसके इजहार का अलग अलग तरीका है। मसलन आप किसी कमज़ोर इंसान का वज़नी सामान उठाने की पेशकश करना चाहते हैं, यानी कोई कमज़ोर इंसान है, बहुत सारा सामान लेके जा रहा है या भारी सामान लेके जा रहा है तो उसका सामान आप उठाना चाहते हैं, या किसी औरत का बच्चा बहुत रो रहा है और आप उसे अपनी गोद में लेना चाहते हो, या किसी भी तरह सामने वाले की किसी की मदद करना चाहते हो तो आप इस तरह कह सकते हैं मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर दूं। या फिर अलाउ मी यानी लाइए मुझे करने दीजिए या लाइए मुझे मौका दीजिए। इसके आगे भी आप जुमले और चाहे तो बढ़ा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अगला है 11वां है, अंग्रेज़ी ज़बान में भी बात बात पर अफसोस और माजरत करने का रिवाज है जैसे कि अरबी वगैरह और दीगर ज़बानों में है। हम भी अफसोस और नदामत के इजहार तो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर उस वक्त करते हैं जब हमसे कोई गलती सरजद हो या हमारा कोई नुकसान हो या फिर किसी के यहाँ वक्त मुतय्यन पर ना पहुँच सके हों, तो हमेशा नहीं करते हैं। तो अगर हम किसी के यहाँ वक्त पर ना पहुँच पाए हों और माजरत करना चाहते हों
تو انگریزی میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر معذرت طلب کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، معذرت کا اظہار کرنے کے لیے ان الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں سوری، 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 یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں ایکسکیوز می، ایکسکیوز می. سوری کو ہی آئی ایم سوری بھی کہہ سکتے ہیں، صرف سوری بھی چلے گا. ایکسکیوز می، ایکسکیوز می. یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں پارڈن، پارڈن، یعنی کہ معذرت، معافی چاہتا ہوں، معذرت، معافی چاہتا ہوں. ان سب کا مطلب ہوتا ہے چاہے سوری، ایکسکیوز می، معذرت، معافی چاہتا ہوں. اسی طرح اگر آپ کا ہاتھ کسی سے ٹچ ہو گیا ہو یا آپ ہلکا سا بھی کسی سے ٹکرا گئے ہوں تو آپ کو فوراً کہنا چاہیے سوری یا پھر آئی ایم سوری. اس طرح آپ کو کہنا چاہیے. اسی طرح دو لوگ ہیں، دو شخص ہیں، ان کے بیچ راستے میں گفتگو جو ہے ہو رہی ہے، گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کو ان کے بیچ سے گزرنا ضروری ہو. اسی طرح کسی مجلس یا پروگرام کے بیچ میں ہی آپ اٹھ کر جانا چاہتے ہو یا کسی کی بات کاٹ کر آپ اپنی بات کہنا چاہتے ہو، تو ایسے سبھی مواقع پر آپ یہ کہہ کر اپنا کام کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ایکسکیوز می، ایکسکیوز می، ایکسکیوز می بولتے ہوئے اپنا سارا کام کر سکتے ہیں، پروگرام سے نکل سکتے ہیں، فون اپنا اٹھا سکتے ہیں، بیچ سے گزر سکتے ہیں، یا پھر کسی کی بات کہہ کر اپنی بات جو ہے، کسی کی بات کاٹ کر اپنی بات کہہ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ایکسکیوز می. تو یہ اس طرح آپ جو ہے سوری یا پارڈن یا ایکسکیوز می کے ذریعے مختلف موقع پہ کام چلا سکتے ہیں. اگلا ہے 12واں ہے، اگر آپ کسی کے گھر بغیر اطلاع کے پہنچ گئے یا کہیں بھی آپ داخل ہونا چاہتے ہو، کسی کے یہاں بھی ہو، آفس میں، اسکول میں، کسی کے جو ہے کلاس میں یا اور بھی کہیں، تو اندر جانے کے لیے اجازت لینے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں مے آئی کم ان پلیز. یہ بہت استعمال ہوتا ہے، مے آئی کم ان پلیز، مے آئی کم ان پلیز، کیا میں اندر آ سکتا ہوں. اب گھر والے جو ہوں گے یعنی اندر جو بھی ہوں وہ اس طرح جواب دیں سرٹینلی، یعنی کہ ضرور، یعنی ضرور آ جائیں. وتھ پلیجر یا وتھ گریٹ پلیجر، خوشی سے یا بسط خوشی. یا آف کورس، آف کورس، ہاں بے شک. یا پھر یس پلیز کم ان، یس پلیز کم ان، جی ہاں آ جائیے. اوپر والا جو جملہ ہے اس کو بھی دہرا سکتے ہیں، کم ان پلیز یا یس کم ان. صرف یس بھی بول سکتے ہیں، چل جاتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بولے تو زیادہ اچھا ہے، چونکہ یہ سب زیادہ ادبی اور مہذب جملے ہیں. تو یہ تقریباً جتنے تھے تقریباً 12 ہمیں جو ہے 12 طرح کے 12 موقع پہ بولے جانے والے مختلف ادبی جملے تھے، وہ مکمل ہو گئے ہیں. اب یہاں آگے ہم دیکھنے والے ہیں کسی کو مخاطب کرنے کے کچھ ادبی الفاظ. اب تک ہم جو ہے مختلف ادبی جملے سیکھ رہے تھے، مختلف موقعوں پر بولے جانے والے جو مہذب الفاظ ہوتے، جملے ہوتے ہیں اور فقرے ہوتے ہیں، وہ کیسے استعمال کریں. اب آگے ہم کسی کو مخاطب کرنے کے کچھ ادبی الفاظ سیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ نمبر 1 ہے، کسی مذکر انسان یعنی مرد کو تعظیم و تکریم سے پکارنے کے لیے سر کہتے ہیں. سر، عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا سر. تو سر کا مطلب صرف کوئی ٹیچر ہی نہیں ہوتا، بلکہ کوئی بھی سر کسی بھی مرد کو تعظیم و تکریم سے، ادب و احترام سے پکارنے کے لیے سر کہتے ہیں. نمبر 2 ہے، کسی عورت کو ادب و تعظیم سے پکارنے کے لیے پھر میڈم کہتے ہیں. میڈم، اسی کو شارٹ میں میم بھی کہا جاتا ہے، تو میڈم یا میم کا استعمال کرتے ہیں اگر عورت ہو تو. نمبر 3 ہے، چچا، تایا، ماموں، خالو اور پھوپھا سب کو انگلش میں انکل کہتے ہیں. ان سب رشتہ داروں کے لیے ایک ہی لفظ آتا ہے انگلش میں، انکل. اسی طرح چوتھا ہے، چچی، تائی، مامی، خالہ اور پھوپھی ان سب کو انگلش میں آنٹ کہتے ہیں. اسی کو ہم آنٹی اور آنٹی اس طرح لکھ کر کے بھی کہہ سکتے ہیں، آنٹ یا آنٹی. آنٹی کو دونوں طرح لکھ سکتے ہیں، وائی کے ساتھ بھی اور آئی ای کے ساتھ بھی. 5واں ہے، چچا زاد، تایا زاد، خالہ زاد، ماما زاد، پھوپھا زاد جو بھائی اور بہن ہوتے ہیں، چاہے یہ جتنے بھی رشتے والے بھائی بہن ہوتے ہیں، ان دونوں میں سے کسی کے بھی رشتے کو بتانے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کزن. کزن، اس کو کچھ لوگ کزن بھی کہتے ہیں، لیکن اصل ہے کزن، تلفظ ہے کزن. تو کزن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جیسے اگر یہ کہنا ہو کہ یہ میرا ماما زاد یا خالہ زاد بھائی ہے، تو آپ صرف اتنا کہیں ہی از مائی کزن، ہی از مائی کزن. یا پھر سسٹر ہے تو سسٹر کا لفظ جو ہے مطلب ہو تو عورت ہے، اگر خاتون ہے، بہن ہے، تو وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں شی از مائی کزن. کسی میں بھی بردر یا سسٹر کا لفظ الگ سے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کزن بولیں گے سمجھ میں آ جائے گا. اگلا ہے، چھٹا ہے، شوہر کو جانتے ہوں گے ہسبینڈ کہتے ہیں، ہسبینڈ. لیکن ادب سے ہٹ کر کے ایک پکارو لفظ استعمال ہوتا ہے ہبی.
हबी, शौहर को अदब से हट करके एक पुकारू लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हबी, हबी कह सकते हैं। इस तरह सातवां है, शादीशुदा औरत के नाम या उर्फ से पहले MRS का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जिसका तलफ़्फ़ुज़ है मिसेज़, मिसेज़। और गैर शादीशुदा है तो उसके नाम या उर्फ से पहले MISS, मिस का इस्तेमाल होता है। चाहे आप किसी को जो है ऐसे दावतनामा दे रहे हो, लिख रहे हो, या फिर महफिल में कहीं पुकार रहे हो उसका नाम ले करके, तो उससे पहले अगर वो शादीशुदा है तो MRS यानी मिसेज़ बोलेंगे, और गैर शादीशुदा है तो मिस बोलेंगे। हाँ, मर्द हजरात जो है उनके नाम से पहले जो है MR लगाते हैं, मिस्टर, मिस्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, MR यानी कि इसका मतलब मिस्टर होता है। चलिए अगला है, आठवां है कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है MS, मिस, या इसको मिस कह सकते हैं। ये वो लफ्ज़ है जिसका इस्तेमाल शादीशुदा और गैर शादीशुदा दोनों के लिए आप कर सकते हैं। बहुत सी मतलब समझ में नहीं आता है कि सामने वाला मैरिड है या अनमैरिड है, तो ऐसी सूरत में आप MS या फिर मिस बोल दें तो भी चल जाएगा। अगला है नवा, वालिद को फादर कहा जाता है, लेकिन मुख्तसर में डैड और डैडी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं एक तरह से पुकारने के लिए। इस तरह 10वां है, वालिदा को मदर कहते हैं, वालिदा मदर, लेकिन मुख्तसर में यूँ कह सकते हैं पुकारने के अंदाज में पुकारने के लिए मम्मी और मॉम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मम्मी, ये मम्मी नहीं है, मम्मी ऐसे इंडिया में बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो कोई तशदीद होती नहीं है, तशदीद की कोई आवाज़ नहीं होती है, तो मम्मी है ये असल में, मम्मी या फिर मॉम। 11वां है, दादा और नाना दोनों के लिए ग्रैंड फादर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, चाहे दादा हो या नाना, लेकिन मुख्तसर में पुकारने के लिए ग्रैंड पा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह 12वां है, दादी नानी दोनों के लिए ग्रैंड मदर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, दोनों के लिए कहते हैं, लेकिन शॉर्ट में मुख्तसर में अदब से हट करके पुकारने के लिए ग्रैंड माँ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है 13वां है, उर्दू में ताज़ीम और अदब के लिए एक आदमी हो फिर भी जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए तुम के बजाय हम आप कहते हैं, एहतरामन कहते हैं आप। इसी तरह उनके लिए हम है के बजाय हैं का इस्तेमाल करते हैं, जबकि सामने वाले एक ही होते हैं, लेकिन एहतराम में अदब व एहतराम की रियायत करते हुए हम जो है हैं का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जमा हो, जमा के लिए करते हैं। जैसे आप खूबसूरत हैं, अब सामने वाले आप एक ही हैं फिर भी हैं कहते हैं। इसी तरह ये मेरे वालिद हैं, तो वालिद तो एक ही है लेकिन हैं, वो मेरे उस्ताद हैं, तो इस तरह हम अदब व एहतराम में हैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इंग्लिश में सब के लिए वाहिद यू का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यू, यानी यही जमा के लिए, यही वाहिद के लिए, एक हो सामने वाला, दो हो, कितनों हो, सब के लिए यू आता है, मुज़क्कर हो, मुअन्नस हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश में एक ही लफ्ज़ मुखातब के लिए यू आता है जो इस्तेमाल होता है। 14वां है, अगर लड़का लड़की का रिश्ता तय हो जाए तो लड़की को फियोंसे यानी डबल ई के साथ, यानी मंसूबा मखतूबा या फिर मंगेतर, और लड़के को फियोंसे, दोनों का तलफ़्फ़ुज़ सेम है, इसमें एक ई है, यानी मंसूब मंगेतर वगैरह जो कहते हैं वो कह सकते हैं। स्पेलिंग में फ़र्क है मगर तलफ़्फ़ुज़ दोनों का एक ही है, ये भी फियोंसे है, ये भी फियोंसे है, इसमें डबल ई है, इसमें एक ई है। अगला और आखिरी है 15वां, हकीकी और खूनी रिश्ते के भाई बहन को जो है सिबलिंग कहते हैं, चाहे भाई हो या बहन हो, अपने होने चाहिए, हकीकी होनी चाहिए, उसके लिए सिबलिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, सिबलिंग। तो ये तकरीबन 15 थे, जो हमने 15 तरह के अल्फाज थे 15 मौक़े पर बोले जाने वाले, वो हमने मुखातब के लिए बता दिया आपको। ये तमाम अल्फाज और जुमले बहुत ज़्यादा मुस्तमल हैं, इन्हें ज़बानी याद कर लें और बिल्कुल ज़बान ज़द कर लें और इस्तेमाल करने की कोशिश करें। आगे देखते हैं आज के सवालात, प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज, मश्क व तमरीन, जो कि बहुत ज़रूरी है। यहाँ 5 तरह के सवालात दिए गए हैं, इनको आप जो है ये सब किताब से ही उठाए गए हैं, कहीं और से नहीं है, जो आज सबक मैंने पढ़ा वहीं से लिए गए हैं। तो पहला सवाल है, अगर आप किसी से टकरा गए हों तो इंग्लिश में सामने वाले को क्या कहेंगे, सबक में आ चुका है। इसी तरह कज़न का जो लफ्ज़ है किन रिश्तेदारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है, हस्बैंड के लिए दूसरा लफ्ज़ क्या है। चौथा है, मिस का इस्तेमाल किसके लिए और कब किया जाता है। पांचवा है, अगर आप किसी की मदद करना चाहते हो तो आप इस बात का इजहार इंग्लिश में कैसे करेंगे। तो ये 5 सवालात हैं, ये सब किताब से आज के सबक से ही लिया गया है। सबक अगर आप सही से पढ़ते हैं, याद करते हैं, तो इनका जवाब देना बहुत ही आसान है। आगे स्क्रीन पर आपके पिछले सबक के जो सवालात थे उनके जवाब आ रहे होंगे, लिखे हुए होंगे, आप उनको पढ़ लीजिए और पढ़ करके समझ लीजिए कि आपने जो अपनी कॉपी में लिखा था वह सही जवाब लिखा था या नहीं, या फिर आपने हल किया था तो सही हल किया था या नहीं। स्क्रीन पर आ रहा है, देख सकते हैं।
ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں. اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیوز ضرور دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.